guys, welcome back to my channel Bansal Biology. In today's video we are going to see third part of lac-operon. In this video basically we are going to see that how glucose affect the lac-operon, what is the impact of glucose on lac-operon. Regarding the first two parts of the lac-operon, I have already uploaded those video on my channel. I will mention that in I button and you can click the I button and watch those video. I would also request you to watch those video first and then come to this video for more understanding. So let's get started with the today's video guys. If we see about glucose and if we see about a bacteria, अगर हम यहाँ पर एक बैक्टीरिया को कंसीडर करें और उस बैक्टीरिया को हमने न्यूट्रिएंट मीडियम में, फॉर एग्जांपल हम इस बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हैं किसी न्यूट्रिएंट मीडियम में और हमने इस न्यूट्रिएंट मीडियम में बैक्टीरिया को प्रोवाइड किए बोथ, वी हैव प्रोवाइडेड इट ग्लूकोज एज वेल एज वी हैव प्रोवाइडेड इट लैक्टोज, हमने बहुत दोनों चीज़ें प्रोवाइड की है. सो इस कंडीशन में दिस बैक्टीरिया विल यूटिलाइज ग्लूकोज फर्स्ट. वो क्या करेगा, वो यूटिलाइज करेगा ग्लूकोज को पहले और लैक्टोज को वो यूटिलाइज सिर्फ तभी करेगा जब ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल लो हो चुकी है, ग्लूकोज अब प्रेजेंट नहीं है मीडियम में, सिर्फ तभी वो लैक्टोज को यूज करेगा. प्रायोरिटी क्या करेगा, प्रायर ये यूज करेगा ग्लूकोज को ही, ग्लूकोज का ही मेटाबॉलिज्म करेगा और उसके बाद वो लैक्टोज को यूज करेगा. तो यहाँ पर ग्लूकोज ने क्या किया, यहाँ पर ग्लूकोज ने लैक्टोज के यूटिलाइजेशन का रिप्रेशन कर दिया. ग्लूकोज ने लैक्टोज के यूटिलाइजेशन का क्या कर दिया, रिप्रेशन कर दिया. इस टाइप के रिप्रेशन को बोलते हैं कैटाबोलाइट रिप्रेशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है. व्हाट इज कैटाबोलाइट रिप्रेशन. कैटाबोलाइट रिप्रेशन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मीडियम में दो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, ग्लूकोज और एक लैक्टोज. तो सेल ने ग्लूकोज को प्रायर यूज किया एंड लैक्टोज को बाद में यूज किया, तभी यूज किया जब ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बिल्कुल खत्म हो चुका था. तो इस टाइप के रिप्रेशन को बोलते हैं कैटाबोलाइट रिप्रेशन और इसमें जो ग्रोथ आएगी वो होती है डायऑक्सिक ग्रोथ. यहाँ पर जो ग्रोथ आएगी वो कैसी होगी, डायऑक्सिक ग्रोथ. अगर हम इसका फॉर एग्जाम्पल कर्व देखें और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमारे पास एक सेल की ग्रोथ है, नंबर ऑफ सेल्स लिखा है, सेल कितनी ग्रोथ करेगा और टाइम है एक्स एक्सिस पे. सबसे पहले सेल ने क्या यूज किया, सबसे पहले सेल ने ग्लूकोज को कंज्यूम किया. तब तक वो ग्लूकोज को कंज्यूम करता रहा जब तक मीडियम में ग्लूकोज था और अपने नंबर्स को इंक्रीज करता रहा. वंस यहाँ पे ग्लूकोज बिल्कुल खत्म हो गया है तो यहाँ पर किसकी सिंथेसिस शुरू हो जाएगी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की एंड पर्मिएज की. मैंने लैक-ओपेरॉन के पार्ट 1 वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर ये किस वजह से होता है, ये होता है लीकी ट्रांसक्रिप्शन की वजह से. भले ही यहाँ पर लैक्टोज प्रेजेंट हो ना हो, थोड़े से अमाउंट में बीटा गैलेक्टोसाइडेज और पर्मिएज बनेगा. अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आपको वो लेक्चर नंबर 1 प्लीज देख लीजिएगा आप लोग. और उसके बाद फाइनली ये क्या करेगा, लैक्टोज को कंज्यूम करेगा. लेकिन यहाँ पर जो उस बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी वो काफी स्लो होगी. ये जो ग्रोथ होगी वो काफी स्लो होगी एज कंपेयर टू ग्लूकोज. ग्लूकोज के अमाउंट पे ये ज्यादा जल्दी से ग्रोथ करेगा. तो इस टाइप की ग्रोथ को बोलते हैं डायऑक्सिक ग्रोथ और यहाँ पर इस टाइप का ग्राफ बनता है जिसमें पहले ग्लूकोज को यूज किया और देन लैक्टोज को यूज किया गया है. वंस अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, इसके बारे में भी हम PYQ क्वेश्चंस जो आए हैं वो देख लेंगे. सो यहाँ पर दिस इज कैटाबोलाइट एक्सप्रेशन. सो व्हाट ग्लूकोज इज बेसिकली इट्स डूइंग, ग्लूकोज जो है एंजाइम जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए, जो भी एंजाइम लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन सब के बनने को वो ब्लॉक कर देगा. अगर वो एंजाइम प्रेजेंट ही नहीं होंगे तो लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा. लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा तो सेल लैक्टोज को यूज ही नहीं कर पाएगा. सो अब उन एंजाइम्स के सिंथेसिस को वो रोकता कैसे है, हमें इस पॉइंट को देखना पड़ेगा. सो हमें वंस अगेन हमारे प्यारे से लैक-ओपेरॉन के बारे में देखना पड़ेगा. लैक-ओपेरॉन को फिर से हम देखते हैं. अगर यहाँ पे हम लैक-ओपेरॉन की बात करें तो सेम रिप्रेसर प्रेजेंट है, प्रोमोटर प्रेजेंट है, ऑपरेटर प्रेजेंट है और स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट है. सो नॉर्मली अब अगर हम एक नॉर्मल कंडीशंस में जाएं तो यहाँ पर एक और प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है CRP प्रोटीन. यहाँ पर एक CRP प्रोटीन प्रेजेंट है जिसका नाम होता है साइक्लिक AMP रिसेप्टर प्रोटीन. इसका नाम है साइक्लिक AMP रिसेप्टर प्रोटीन.
ये रिसेप्टर प्रोटीन जो है, ये जो CRP है, इसके साथ साथ कैंप मिलता है। कैंप क्या होता है? कैंप होता है साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। साइक्लिक, ये जो हम नॉर्मली जितनी भी सिग्नलिंग देखते हैं उसमें भी देखा था हमने, साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? ये दोनों मिलकर बाइंड करेंगे प्रमोटर रीजन पे जाके। इन दोनों का काम क्या है कि प्रमोटर रीजन पे जो साइट प्रेजेंट है, CRP बाइंडिंग साइट जो प्रेजेंट है, उस पे जाके बाइंड करें। वंस ये इस पे जाके बाइंड कर देते हैं तो यहाँ पर इस प्रमोटर रीजन पे दे विल कॉज बेंडिंग। ये थोड़ी सी बेंडिंग करवा देंगे प्रमोटर रीजन की। अगर प्रमोटर रीजन फॉर एग्जाम्पल ऐसे प्रेजेंट था तो इसकी थोड़ी सी इन्होंने क्या करवा दी? बेंडिंग करवा दी। इस बेंडिंग से फायदा क्या होगा कि यहाँ पर अब जो RNA पॉल है, अब यहाँ पर RNA पॉल आकर बिल्कुल अच्छे से बाइंड कर पाएगा। सो बेसिकली कैंप और CRP का काम क्या है कि यहाँ पर आए, बेंडिंग करवाए। बेंडिंग करवाने की वजह से क्या होगा? यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से साइट प्रेजेंट होगी RNA पॉल की बाइंडिंग के लिए। ये बिल्कुल नॉर्मली प्रेजेंट होता है, इसी बाइंडिंग की वजह से RNA पॉल आराम से आके बाइंड कर सकता है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या होती है? अब यहाँ पर अगर सेल के पास, इफ सेल हैव ग्लूकोज, अगर सेल के पास ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ग्लूकोज एक एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। यहाँ पर इस एंजाइम को ब्लॉक कर लेगा जिसका नाम होता है एडिनाइलेट साइक्लेज। ये एडिनाइलेट साइक्लेज का काम क्या है? इसका काम होता है कि ये ATP का यूटिलाइजेशन करे और ATP की यूटिलाइजेशन करके किस में कन्वर्ट करे? उसको कैंप में कन्वर्ट करे। लेकिन अब यहाँ पर ग्लूकोज तो प्रेजेंट है नहीं, तो ये सब होगा। लेकिन अगर सेल में ग्लूकोज प्रेजेंट है तो उसकी वजह से यहाँ पर एडिनाइलेट साइक्लेज ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से कैंप की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी सेल में। वंस अगर कैंप की कंसंट्रेशन लो हो गई तो CRP यहाँ पे जाके बाइंड नहीं कर पाएगा। ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स है ये यहाँ पर जाके बाइंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि कैंप भी प्रेजेंट नहीं है। अगर यहाँ पे बाइंडिंग नहीं हो पाएगी तो यहाँ पर RNA पॉल आकर बाइंड नहीं कर पाएगा। इफ RNA पॉल इज अनेबल टू बाइंड हियर, सो इसकी वजह से यहाँ पर ये तीनों जो जीन्स है ये एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर नो एक्सप्रेशन विल अकर। वंस अगेन अगर यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं हुआ तो प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे। और यहाँ पे हमें पता है जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल जो पोमिएज बनता है, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है, वो लैक्टोज को सेल में अंदर लाने के लिए और सेल का मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल जो Y है वो बनाता है परमीएज। परमीएज का काम क्या होता है कि लैक्टोज को सेल में एंट्री दिलाए। वहीं Z बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या है कि लैक्टोज को ब्रेक डाउन करे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। अगर यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही नहीं बन रहा तो लैक्टोज का ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो लैक्टोज को हम यूटिलाइज ही नहीं कर सकते हैं फॉर दिस सेल, अपनी यूटिलाइज ही नहीं कर पाएगा अपने फंक्शन करने के लिए। तो इस तरीके से अगर ग्लूकोज सेल में प्रेजेंट है तो वो काम नहीं होने देगा लैक ऑपरेरॉन का। यहाँ पे अगर हम इस कंडीशन को और अच्छे से देख लें तो इनिशियली कंडीशन में अगर हम देखें, जब सेल जो है ग्लूकोज को अपने अंदर ले रहा है, सेल जो है ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कर रहा है, तो उस कंडीशन में ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा होगा। अगर इनिशियल कंडीशन में ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा है तो वो एडिनाइलेट साइक्लेज को अपना काम नहीं करने देगा, उसको कर देगा ब्लॉक, जिसकी वजह से ATP जो है वो नहीं कन्वर्ट हो पाएगा कैंप में, जिसकी वजह से यहाँ पर CRP कैंप जो है वो बाइंडिंग नहीं शो कर पाएंगे और यहाँ पे रहेगा नो बाइंडिंग। तो इस कंडीशन में हमारा ये जो इंड्यूसर है, जो इंड्यूस करवाता है लैक ऑपरेरॉन को, वो किस कंडीशन में प्रेजेंट है? इनएक्टिव कंडीशन में प्रेजेंट है, इनिशियल कंडीशन में। फाइनली क्या होगा? फाइनली धीरे 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 ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है वो लो हो जाएगा, जिसकी वजह से एडिनाइलेट साइक्लेज अपना काम बढ़िया तरीके से कर पाएगा। एडिनाइलेट साइक्लेज को अब कोई रोकने वाला है नहीं, तो उसकी वजह से वो आराम से ATP को कन्वर्ट कर सकता है कैंप में, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और कैंप और CRP जाके क्या कर सकते हैं? बाइंडिंग कर सकते हैं प्रमोटर रीजन की वजह से, जिसकी वजह से RNA पॉल आके बाइंड हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये जो हमारा इंड्यूसर है वो ऑन है, इस कंडीशन में जो इंड्यूसर है वो ऑन है।
तो पहले क्या था, ऑफ था, दूसरी कंडीशन में क्या हो गया, ऑन हो गया। कौन, कैम्प सीआरपी हमारा इंड्यूसर। तो इस टाइप के ऑपरेरॉन को अब हम बोलेंगे इंड्यूसिबल ऑपरेरॉन। ये कैसा है, ये अब हो चुका है इंड्यूसिबल ऑपरेरॉन। और इंड्यूसर के बारे में बात कर रहे हैं तो ये कैसा है, ये पॉजिटिव है। ये कैसा है, इंड्यूसिबली पॉजिटिव। अगर रिप्रेसर के बारे में बात कर रहे होते तो नेगेटिव होता है, लेकिन हम इंड्यूसर के बारे में बात करें तो पॉजिटिव होता है। तो इसको अब क्या बोला जाएगा, इसको बोलेगा लैक्टोज ऑपरेरॉन इज पॉजिटिवली इंड्यूसिबल। इसको हम पॉजिटिवली इंड्यूस कर सकते हैं, ये पॉजिटिवली इंड्यूसिबल होता है। तो यहां पर अब इस कंडीशन लैक ऑपरेरॉन को क्या बोला जाएगा, लोपी बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, लोपी बोला जाएगा। और अगर हम रिप्रेसर की कंडीशन में देखें, पहले लैक्टोज ऑपरेरॉन का केस 1 वाला देखें तो उसमें होता है लैक ऑपरेरॉन लोनी। तो हम ग्लूकोज की बात करें या गैलेक्टोज की बात करें, कैम्प की बात करें, सीआरपी की बात करें, उस हिसाब से जो कंडीशन है वो चेंज होती जाएगी। तो ये तो सबसे पहले हमारे ग्लूकोज के बारे में होता है। अब हमें आगे देखना है कि ग्लूकोज और लैक्टोज की कंसंट्रेशन किस हिसाब से अफेक्ट डालेगी लैक ऑपरेरॉन पे। अगर हम अब यहाँ पर ग्लूकोज और लैक्टोज की कंसंट्रेशन के हिसाब से कैम्प की कंसंट्रेशन देखें और ट्रांसक्रिप्शन का रेट देखें तो वो कैसा होगा। सबसे पहले इफ वी सी कि यहाँ पे ग्लूकोज का कंसंट्रेशन तो हाई है लेकिन लैक्टोज का कंसंट्रेशन लो है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर इसकी कंसंट्रेशन हाई होगी तो कैम्प की कंसंट्रेशन कैसी होगी, लो होगी। तो ओवरऑल ट्रांसक्रिप्शन कैसा है, लो है, ना लैक्टोज है ना कैम्प है। सेकेंडली ग्लूकोज में क्या लेवल लो है, लैक्टोज का लेवल हाई है, कैम्प कैसा होगा, हाई होगा। इसलिए ग्लूकोज लो है तो कैम्प हाई, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन कैसा है, हाई है। ग्लूकोज हाई है, लैक्टोज हाई है, लेकिन कैम्प कैसा होगा, लो होगा, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन भी क्या होगा, लो। देन ग्लूकोज लो, लैक्टोज लो, कैम्प हाई, लेकिन यहां पर भी क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन लो ही होगा। यानी कि एक कंडीशन में हाई हो सकता है जिसमें लैक्टोज ज्यादा हो एज वेल एज कैम्प ज्यादा हो, इस कंडीशन में जो ट्रांसक्रिप्शन रेट है वो हाई होगा। नाउ लेट्स सी द एक्सपेरिमेंटल अप्रोच ऑफ लैक ऑपरेरॉन। अगर हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल अप्रोच देखें लैक ऑपरेरॉन का, अगर हमें फाइंड आउट करना है कि लैक ऑपरेरॉन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है। यहाँ पर अगर हम एक सेल लें और उस सेल के पास क्या प्रेजेंट है, उस सेल के पास लैक ऑपरेरॉन प्रेजेंट है। अगर लैक ऑपरेरॉन अच्छे से वर्क कर रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि उसके Z, Y और A तीनों जीन्स क्या होंगे, एक्सप्रेस होंगे। अगर ये जीन्स एक्सप्रेस हो रही हैं, यानी कि ये सेल क्या बना रहा है, ये सेल बीटा गैलेक्टोसाइडेज बहुत आराम से बनाएगा। अगर यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज की प्रोडक्शन हो रही है तो हम कुछ नहीं करेंगे, एक सिंपल सी चीज़ है जिसको बोलते हैं एक्स गैल। एक्स गैल नाम का सबस्ट्रेट होता है जो कि क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट यानी कि अगर हम इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो कलर्ड प्रोडक्ट देगा। हम इस एक्स गैल को मीडियम में डाल देंगे। अगर ये एक्स गैल कन्वर्ट हो गया और इसने क्या दिया, ब्लू कलर का प्रोडक्ट दिया, अगर इसने प्रोडक्शन किया ब्लू कलर के प्रोडक्ट का, यानी कि क्या है, यानी कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो काम कर रहा है, वो बन रहा है, और Z जो है वो टर्न ऑन है, यानी कि यहाँ पर क्या है, ऑपरेरॉन होगा ऑन कंडीशन में। वहीं इफ दूसरी कंडीशन में ऑपरेरॉन अगर ऑफ है, ऑफ का मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज की सिंथेसिस तो नहीं हो रही है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो नहीं बन पा रहा है, तो उस कंडीशन में एक्स गैल क्या नहीं होगा, एक्स गैल कन्वर्ट नहीं होगा ब्लू कलर के प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर कोई ब्लू कलर का प्रोडक्ट नहीं देखा जाएगा। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं लैक ऑपरेरॉन ऑन है या ऑफ है बाय दिस एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। नाउ लेट्स सी अबाउट ग्रेट्यूटस इंड्यूसर्स। ग्रेट्यूटस इंड्यूसर्स क्या होते हैं, ये ऐसे इंड्यूसर्स हैं, अगर हम लैक ऑपरेरॉन की बात करें तो ये लैक ऑपरेरॉन में लैक्टोज के एनालॉग होते हैं। ये कैसे, लैक्टोज के एनालॉग है, जो लैक्टोज काम करता है वही फंक्शन ये भी कर सकते हैं, लेकिन इनको सबस्ट्रेट की तरह यूज नहीं किया जाएगा, विल नॉट बी यूज्ड एज सबस्ट्रेट। इनको सबस्ट्रेट की तरह यूज नहीं किया जाएगा। क्या मतलब ये है कि जैसे लैक्टोज का ब्रेकडाउन हो जाता है गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में, जिसकी वजह से सेल में लैक्टोज की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, लेकिन इनको नहीं यूज किया जाएगा सबस्ट्रेट के तौर पे, लेकिन हाँ ये रिप्रेसर को बाइंड नहीं होने देंगे ऑपरेटर से।
तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो होगा IPTG। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो होगा IPTG, जिसका फुल फॉर्म होता है आइसोप्रोपाइल थायोगैलेक्टोसाइड। जिसका फुल फॉर्म क्या है? आइसोप्रोपाइल गैलेक्टोसाइड। इसको भी यूज किया जा सकता है इंस्टेड ऑफ लैक्टोज, और ये भी क्या नहीं करने देगा, ये भी रिप्रेसर को बाइंड नहीं होने देगा ऑपरेटर रीजन से। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि इसका कंसंट्रेशन लो नहीं होगा सेल में, जिसकी वजह से अगर हम इसको सेल में प्रोवाइड करते हैं तो सेल में कंटिन्यूसली लैकोपेरॉन जो है चलता रहेगा। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट माय टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा लैकोपेरॉन के बारे में। ये था लैकोपेरॉन के पूरे 3 पार्ट वीडियोस के। इसके बाद में जो है हम ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन के बारे में देखने वाले हैं, और उसके बाद हम कुछ PYQ क्वेश्चंस भी सॉल्व करके देख लेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैकोपेरॉन। So guys, thank you so much for watching the video. Don't forget to subscribe my channel and share this video with all your friends. Thank you so much guys. Bye bye.